Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to the Hindu analysis for today. A new week has begun and so do we. Okay, so let's get started. Let's look at the storyboard for today. Government allows export of Sputnik Light from the healthcare sector. We'll talk about vaccination. Scientist behind Pakistan nuclear program, Mr. AQ Khan, passed away, a prominent personality. We'll talk about him. Iran makes 20% more enriched uranium, talking about Iran's nuclear program. India-China discuss disengagement, a very important update in today's newspaper. India-China discusses disengagement, 13th round of COP commander talks held. So we'll talk about this. Then yesterday we saw global minimum corporate tax, probably the most important update for today, and we'll talk about this at length. Green Pacts inked at India-Denmark summit. So Denmark PM is on visit to India and we'll talk about the important pacts being signed and important developments around his visit. Malabar exercise phase 2 to begin next month, a very important naval exercise. We'll talk about Malabar exercise. Center restricts syringe exports for 3 months, again related to vaccination. We'll talk about this. Sabarmati Ashram to get a 1200 crore revamp, a very interesting update yesterday about the Gujarat state government's plan to develop and revamp Sabarmati Ashram. We'll talk about this. Okay, so let's get started. Government allows export of Sputnik Light. देखो Sputnik Light क्या है? Basically it's a single dose vaccine of Sputnik 5. ठीक है, जिसे कंपोनेंट 1 ऑफ Sputnik 5 भी कहा जाता है. ठीक है, तो क्योंकि इसे अभी गवर्नमेंट से इंडिया में इमरजेंसी यूज का इस्तेमाल नहीं मिला है, इट इज़ वेटिंग फॉर द अप्रूवल, लेकिन इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू है. ठीक है, और इस वैक्सीन की शेल्फ लाइफ होती है 6 महीने. तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें डर है कि 6 महीने तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो वैक्सीन की डोजेस खराब हो जाएंगी. तो रशिया ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट आप इसका एक्सपोर्ट अलाउ कर दें. आप नहीं यूज़ कर रहे हो, रशिया में इस्तेमाल हो जाएंगी. ठीक है, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया इसका. ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज परमिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ रशिया सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट. इंडिया में कौन इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है? हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड. ठीक है, ये वो कंपनी है जो ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है. एंड नाउ इट कैन एक्सपोर्ट 40 लाख डोजेज ऑफ स्पुतनिक लाइट टू रशिया. ठीक है, जैसा मैंने बताया इट्स अ सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन. ठीक है, नॉर्मली हम दोनों डोजेस लगाते हैं, बट स्पुतनिक लाइट इज अ सिंगल डोज. ठीक है, तो अगर रैपिड वैक्सीनेशन अचीव करना हो तो इसे एक सिंगल डोज दिया जा सकता है काफ़ी सारे कंट्रीज में. इसे बनाया है रशिया में गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने. ठीक है, और अगेन स्पुतनिक बेस्ड है, यानी अडीनो वायरस का इस्तेमाल होता है, A826 वेक्टर का इस्तेमाल होता है. जैसा मैंने बताया शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स है एंड दैट इज वाई द नीड फॉर परमिटिंग एक्सपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं हम. देखो AQ खान साहब की डेथ हो गई. ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे. जन्म इनका भोपाल में हुआ था. पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए. इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब या फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है. पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या बनवाने में बेसिकली इनका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था. ठीक है, और इन पर काफ़ी एलिगेशंस भी लगे. यूनाइटेड स्टेट्स ने इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर वेपन्स दिलवाए. ठीक है, 2004 में इन्होंने खुद ने माना कि ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन कार्टेल के सदस्य थे और दूसरी कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते थे. हालांकि बाद में इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स वापस लिए ये कह करके कि ये परवेज मुशर्रफ साहब के दबाव में उन्हें ऐसा कहना पड़ा था. 2009 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें फ्री सिटीजन डिक्लेयर किया और हाल ही में इनकी डेथ हो गई. ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वुड हैव नेवर बिकम द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू एक्वायर अ न्यूक्लियर वेपन विदाउट मी. ठीक है, जो कि एक सही बात भी थी. ठीक है, तो अब्दुल कादिर खान फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब डाइड. बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलमोस्ट, जो भी अपडेट्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ईरान मेक्स 20% मोर एनरिच्ड यूरेनियम. तो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ है इन्होंने ये कहा है कि हमने तकरीबन 120 kgs ऑफ 20% एनरिच्ड यूरेनियम. ठीक है, तो यूरेनियम की प्योरिटी के हिसाब से होता है वो 20% एनरिच्ड यूरेनियम हमने बना लिया है. अभी सितंबर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो यूनाइटेड नेशंस का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, इन्होंने कहा था ईरान के पास कुछ 84 kgs के अराउंड 84.3 kgs का 20% एनरिच्ड यूरेनियम है. जबकि ईरान खुद कह रहा है कि हमने, आप सोचते हैं कि हमने 84 kgs बनाया है, हमारे हिसाब से हम 120 kgs ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम बना चुके हैं.
तो देखो अगेन इसका कॉन्टेक्स्ट अगेन फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील में सेफगार्ड्स थे कि कितना 3.67% से ज़्यादा आप यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकते। ईरान वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनरिचिंग यूरेनियम अबाउ 3.67%। रिसर्च एक्टिविटीज़ को छोड़ करके इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता था। ऑब्वियसली यूएसए के विड्रॉल के बाद अगले ही साल 2018 में यूएसए ने विड्रॉ किया, ट्रंप ने विड्रॉ किया। 2019 में इन्होंने ये लिमिट ब्रीच कर दी थी एंड नाउ ऑब्वियसली दे आर मूविंग अहेड। 170 kg ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत होती है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कल को वो भी हो जाए, ठीक है। हालांकि बोथ जो बाइडेन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और ईरान लीडरशिप हैव शोन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर डील, ठीक है। लेट्स होप दैट हैपन्स। देखो इंडिया और चाइना डिस्कस डिसएंगेजमेंट। तो अगेन ये पूरी कहानी पिछले साल शुरू हुई जब चाइनीज ट्रूप्स वायलेटेड LAC एंड दे जो उनका इंट्रूजन हुआ, गलवान वैली क्लैश हुआ और फिर ईस्टर्न लद्दाख के रीजन्स में को काफ़ी जगहों पर कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स पे चाइना ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो हमारे एरिया में भेजी, ठीक है। तो उसके बाद से फिर जैसे जैसे सैनिटी वापस आई, हमने डिसएंगेजमेंट के बारे में बात करना शुरू किया, ठीक है। पेंजोंग लेक से लोग वापस गए, फिर गोगरा पॉइंट से वापस गए जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 17 था। अब जो बात होनी थी 13th राउंड ऑफ कॉर्पोरेट कमांडर टॉक्स हुई, वो हॉट स्प्रिंग्स को लेकर के बातचीत होने की है। इस बार जो एजेंडा है कि हॉट स्प्रिंग्स जो एरिया है वहाँ से डिसएंगेजमेंट हो, दोनों ट्रूप्स अपनी जगह पर वापस आएँ, ठीक है। और उसके बाद देयर आर स्टिल एरियाज रिमेनिंग, डेमचौक है, डेप्सेंग प्लेन्स हैं, ठीक है, जिन पर अभी भी बातचीत होनी बाकी है। इसके अलावा ऑलरेडी हमारे आर्मी चीफ कह चुके हैं कि ईस्टर्न लद्दाख के आसपास जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट चाइना ने किया हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ के लगभग 50,000 60,000 ट्रूप्स तैनात हैं और जिस तरीके से उनकी गतिविधियाँ चल रही है, एक्टिविटीज़ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि विंटर्स में वो लोग वहीं रहने वाले हैं। और हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था कि अगर वो वहाँ रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली फिर हम भी वहीं रहने वाले हैं, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेट बट द स्टैंड ऑफ इज, और जितना मैं आज के न्यूज़पेपर में अभी भी न्यूज़ पे देख रहा था कि इस 13th राउंड ऑफ कॉर्पोरेट कमांडर टॉक से भी कोई खास रिजल्ट निकल के आ नहीं रहा है अभी तक तो, ठीक है। तो इंडिया एंड चाइना हेल्ड द 13th राउंड ऑफ कॉप कमांडर टॉक्स एट मोल्डो। कहाँ हुई थी? 13th राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी मोल्डो ऑन चाइनीज साइड, ठीक है। क्या मेन एजेंडा था? डिसएंगेजमेंट फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग्स। इंडियन साइड वाज लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि अभी तक हिस्ट्री क्या रही है कि पेंजोंग सो लेक्स के दोनों बैंक से डिसएंगेजमेंट हुआ फरवरी में, फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा से विड्रॉ, ये 12th कॉर्पोरेट कमांडर टॉक्स जब हुई थी तब गोगरा से डिसएंगेजमेंट हुआ था। अभी भी जो बाकी है डेमचोंग बाकी है, डेप्सेंग प्लेन से विड्रॉल बाकी है, ठीक है। और हाल ही में ऐसा भी हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स ने कुछ इनकर्जन्स हुए हैं हमारे एरिया में भी, जैसे बाराहोती उत्तराखंड में या तवांग रीजन इन अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे छिटपुट घटनाएं हुई हैं। बाराहोती में तो ऑलमोस्ट 100 चाइनीज सोल्जर्स क्रॉस्ड, कुछ टाइम उन्होंने इंडियन टेरिटरी में स्पेंड किया और उसके बाद वो लोग वापस गए, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि सिचुएशन तनावपूर्ण है, अभी भी 50 to 60,000 ट्रूप्स, नॉट जस्ट ट्रूप्स बट आपके जो एम्यूनिशन, वेपन्स, टैंक्स वगैरह सब कुछ तैनात है वहाँ पर। तो इट्स नॉट अ हैप्पी सिचुएशन, इट्स अ टेंस सिचुएशन आउट देयर। अच्छा देखो, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था संडे के न्यूज़पेपर में, ग्लोबल पैक्ट ऑन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15%। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, आज जो हम बात करेंगे ज़्यादा समय इस पर व्यतीत करेंगे, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स? तो देखो दुनिया में जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है, ये क्या करती हैं कि इन्होंने इतनी सारी सब्सिडरीज और इस तरह का नेटवर्क बना रखा है कि ये अपने ऑपरेशंस को इस तरह से स्ट्रक्चर करती है कि इनका जो प्रॉफिट हो वो लो कॉस्ट यानी लो टैक्स कंट्रीज में बुक हो, ठीक है। कंट्रीज लाइक आयरलैंड, कंट्रीज लाइक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ठीक है, कंट्रीज लाइक पनामा, इस तरह की जो कंट्रीज हैं यहाँ पर जाकर के इनका प्रॉफिट बुक हो ताकि इनको कम से कम टैक्स देना पड़े। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किनको? दो तरह की कंट्रीज़ को। एक जहाँ पर इनकी पेरेंट कंट्री है, जैसे गूगल अमेरिका US हेडक्वार्टर्ड कंपनी है तो इनकी पेरेंट कंट्री अमेरिका हुई, या फिर जहाँ पर एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ, लेट्स से इंडिया से
इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसे स्ट्रक्चर इस तरीके से किया गया कि अल्टीमेटली प्रॉफिट आयरलैंड में बुक हो, तो ना तो इंडिया को टैक्स मिला ना यूएसए को टैक्स मिला, टैक्स मिला आयरलैंड को थोड़ा सा। तो इससे क्या हुआ, ये जो छोटी कंट्रीज है इनको तो फायदा हो रहा है, जो टैक्स हेवंस, द सो कॉल्ड टैक्स हेवंस होते हैं, इनको तो फायदा हो रहा है, बट दुनिया भर को टैक्स चीटिंग हो रही है एंड दे मेक ह्यूज मनी। आई मीन ऑल ऑफ यू नो दैट गूगल, फेसबुक, एप्पल, ऑल बिग टेक कंपनीज मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। तो इसके खिलाफ ऑलरेडी लगभग पिछले 10 सालों से इसका प्रोविजन पे बात चल रही थी, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, और इसको लीड करा था OECD ऑर्गेनाइजेशन जो है, OECD फ्रांस बेस्ड, पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इसे लीड कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और हाल ही में 140 कंट्रीज जिनसे बात चल रही थी, उनमें से 136 कंट्रीज ने इसे अप्रूवल दे दिया है। अब जो G20 समिट होने वाली है इस महीने रोम इटली में, वहां पर और इसे रेटिफाई कर दिया जाएगा एंड देन इट विल बी अ फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो माइलस्टोन ग्लोबल डील टू इंश्योर बिग कंपनीज पे अ मिनिमम टैक्स रेट, तो उन्होंने कहा कम से कम 15% तो दो यार, कम से कम 15% टैक्स एंड मेक इट हार्डर टू अवॉइड टैक्सेशन हैज बीन अग्रीड, ठीक है। OECD वाज लीडिंग द टॉक्स और कहते हैं कि डील विल कवर 90% ऑफ द इकोनॉमी। 140 कंट्रीज जिनसे बात चल रही थी, 136 ने सपोर्ट किया है। कौन सी कंट्रीज ने नहीं किया है? कीनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, याद रखना पड़ेगा, कीनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने इसे सपोर्ट नहीं किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 15% टैक्स के हिसाब से भी तकरीबन $150 बिलियन के नए रेवेन्यूज कंट्रीज को मिलेंगे इस डील के थ्रू, ठीक है। इसमें OECD ने एक 2 पिलर पैकेज दिया है, ठीक है। ये जो डील हुई है इसमें एक 2 पिलर पैकेज है, ठीक है। पहला पिलर क्या है? पहला पिलर कहता है एंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड टैक्सिंग राइट्स अमॉन्ग कंट्रीज। तो ये कहता है कि जो टैक्सिंग राइट्स हैं वो फेयर होने चाहिए, यानी जिस कंट्री से ट्रांजैक्शन हुआ, जिस कंट्री में, उसको टैक्स मिलना चाहिए, और जिस कंट्री की कंपनी है उसको टैक्स मिलना चाहिए। रीएलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स फ्रॉम देयर होम कंट्रीज, होम कंट्रीज मतलब जिस कंट्री की कंपनी है, फॉर एग्जांपल गूगल के लिए होम कंट्री यूएसए हो गई, टू मार्केट्स वेयर दे हैव बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट्स। और मार्केट, फॉर एग्जांपल गूगल के लिए इंडिया एक मार्केट है, इंडिया में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंडिया को प्रॉफिट पे टैक्स मिलना चाहिए। होम कंट्री जो गूगल है, यूएसए है, उसको टैक्स मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फर्म्स हैव अ फिजिकल प्रेजेंस देयर। अगर फर्म की फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है, क्योंकि टेक्निकल कंपनीज के साथ क्या होता है कि अच्छा कंपनी में कोई ऑफिस ही नहीं है बट दे कैन वर्क थ्रू ऑनलाइन मीन्स ना, तो फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है, बट रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस अगर आपने वहां ट्रांजैक्शन किया तो यू विल हैव टू पे टैक्स देयर। पिलर 2 कहते हैं मिनिमम फ्लोर, कि भैया कम से कम 15%, 15 बोला कि क्योंकि काफी कंट्रीज हैं, जैसे मैंने कहा कि लो टैक्स कंट्रीज हैं, तो वो ज़्यादा कंट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स रेट्स बहुत कम रखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 15% से कम टैक्स आप रख ही नहीं सकते। तो पिलर 2 सीक्स टू पुट अ फ्लोर ऑन कंपटीशन ओवर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स थ्रू अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट दैट कंट्रीज कैन यूज टू प्रोटेक्ट देयर टैक्स बेसिस। तो उन्होंने कहा कि कोई भी कंट्री हो 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आपको वसूल करना पड़ेगा, और ये 2023 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। कब से इंप्लीमेंट होगा? 2023 से, ठीक है। कौन सी कंपनीज पे ये टैक्स लगाया जाएगा? उन कंपनीज से जिनकी सेल्स 20 बिलियन यूरोज से ज्यादा है। पहली बात, ग्लोबल सेल्स जिनकी 20 बिलियन यूरोज से ज्यादा है, जो बड़ी कंपनीज हैं, और जिनका प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा है, जो कि ज्यादातर बड़ी कंपनीज का एनीवेज होता है, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग प्रोविजन ये लगाया कि अब अगर आपने लेट से कोई टैक्स हेवन चुना, लेट से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स चुना, कि भैया हम जो है अपना ट्रांजैक्शन, मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी हूँ, प्रॉफिट इंडिया से कमा रहा हूँ और उसको बुक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कर रहा हूँ, तो क्या होगा? मुझे इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा, मुझे यूएसए को टैक्स देना पड़ेगा, उसके अलावा मुझे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी 10% के ऊपर मेरा जो भी प्रॉफिट हुआ है, लेट से मैंने 20% प्रॉफिट कमाया, तो 10% के ऊपर कितना कमाया? 10%, और उस 10% का क्वार्टर यानी 25% यानी 2.5% जो है वो मुझे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब उस 2.5% पे मुझे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर ये बेसिकली क्यों लेकर आए हैं ये लॉ? ताकि प्रॉफिट शिफ्टिंग की जो प्रैक्टिस है कि आपका प्रॉफिट एक्चुअली इंडिया में हुआ था बट आप इंडिया से उसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स तक लेकर आए ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े, तब आपको कम के बजाय अब ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले तो आपको सिर्फ इंडिया में ही देना पड़ता, अब आप इंडिया में भी दोगे, यूएसए में तो क्या एनीवेज देना ही था, तो यूएसए में भी दोगे, इंडिया में भी दोगे, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में भी अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। द न्यू प्रपोजल इज एम्ड एट स्क्वीजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस टू इंडल्ज इन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो प्रॉफिट शिफ्टिंग को डिस्करेज करने के लिए ये प्रोविजन
रखा गया है। अच्छा, एक और इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अब ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, इन पे अगर कंट्रीज ने इंडिविजुअल टैक्स लगा रखा था, इंडिपेंडेंट टैक्स लगा रखा था, जैसे इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया हुआ था कंपनीज पे, तो इक्वलाइजेशन लेवी अब गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोविजन है कि एक बार आपने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया तो फिर आप और किसी तरह का टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही चीज के लिए कंपनी दो जगह टैक्स, दो बार क्यों टैक्स पे करेगी, राइट? तो अगर आपकी कंट्री ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज कर रही है तो फिर कोई और टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। तो इंडिया फिलहाल इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज कर रही है, तो इक्वलाइजेशन लेवी को इंडिया को विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान आए हुए थे और उनके साथ नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए, और डेनमार्क की कंपनी के साथ रिलायंस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो 4 एग्रीमेंट्स इंडिया और डेनमार्क के बीच में साइन हुए हैं, ठीक है, और 4 में से 2 जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं, और मैंने आपको पहले बताया क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लाइमेट चेंज वाले एग्रीमेंट्स जो हैं उनकी खास इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो डेनमार्क, मेटे फ्रेडरिक्सन जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो क्या हैं? एक तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डेनमार्क के, ये एग्रीमेंट है ग्राउंड वाटर मैपिंग से रिलेटेड, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसे मैप किया जाए, कितना ग्राउंड वाटर है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और डेनफॉस इंडस्ट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है टू सेटअप अ रिसर्च सेंटर ऑन कार्बन बेस्ड कूलिंग सिस्टम्स। तो कैसे हम कूलिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन कार्बन। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो हैं इंडिया और डेनमार्क के बीच में क्लाइमेट चेंज को लेकर के साइन हुए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट मुकेश अंबानी साहब ने साइन किया है डेनमार्क की कंपनी के साथ, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू अ ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट। ठीक है, so there will be a green hydrogen electrolyzer plant will be set up, और उसको लेकर के एग्रीमेंट हुआ है रिलायंस में और डेनमार्क की कंपनी स्टीसडेल फ्यूल टेक्नोलॉजीज, जो ऑलरेडी रिलायंस के साथ काम भी कर रही है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट है क्या? मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन बनती कैसे है। पानी होता है H2O, पानी में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, और इसी के प्लांट को अपन ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह का प्लांट सेटअप करेंगे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। देखो, क्वाड कंट्रीज के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और इंडिया। तो मालाबार एक्सरसाइज का फर्स्ट फेज इस साल अगस्त में हुआ था, और हुआ कहाँ पे था? गुआम कोस्ट पे, USA। और सेकंड फेज अक्टूबर 12 यानी कल से शुरू होने वाला है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो यही एक अपडेट है। तो फर्स्ट फेज जैसा मैंने कहा कि गुआम कोस्ट पे हुआ था, सेकंड फेज बे ऑफ बंगाल में शुरू होने वाला है। मालाबार एक्सरसाइज का अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 92 में शुरू हुई थी एज एन इंडिया US एक्सरसाइज। 2015 में जापान को ऐड किया गया, 2020 में ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया गया। नाउ देयर आर 4 कंट्रीज। ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज की मिलिट्री नेवल एक्सरसाइजेस मालाबार। देखो, गवर्नमेंट ने अभी क्या कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए हमें सिरिंजेस की जरूरत पड़ेगी, तो 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने 3 तरह की सिरिंज का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नॉन कोविड के लिए जो भी सिरिंजेस इस्तेमाल होती है उनका एक्सपोर्ट जारी रहेगा, बट 3 तरह की सिरिंजेस जो कोविड-19 वैक्सीन में इस्तेमाल की जाती है, उन सिरिंजेस का एक्सपोर्ट 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ 3 month रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ सिरिंजेस। ठीक है, एंड इट हैज अलाउड एक्सपोर्ट्स ऑफ क्लासेस ऑफ सिरिंजेस नॉट यूज्ड फॉर कोविड वैक्सीन। जैसा मैंने कहा कि जो वैक्सीन कोविड वैक्सीन में जो सिरिंजेस नहीं लगती उनका एक्सपोर्ट जारी रहेगा, बट कोविड वैक्सीन में जो सिरिंजेस लगती है उनको 3 महीने के लिए बैन कर दिया गया। कौन सी सिरिंजेस है यहाँ आप देख सकते हैं? 0.5 ml, 1 ml ऑटो डिसेबल सिरिंजेस, 0.5, 1, 2, 3 ml डिस्पोजेबल सिरिंजेस, एंड 1, 2, 3 ml रीयूजेबल प्रिवेंशन सीरीजेस। ठीक है, अब देखो लास्ट अपडेट देखते हैं। साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी का आश्रम था, ठीक है, इन गुजरात, इसका रीडेवलपमेंट करने का प्लान है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसे एक वर्ल्ड क्लास मेमोरियल में बनाया जाए। ठीक है, दुनिया भर से लोग आकर के यहाँ पे दे, इट विल बी अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन, और इसे उसी तरीके से बनाया जाए जैसा साबरमती आश्रम उस जमाने में था। 1917 में
जब महात्मा गांधी यहाँ रहते थे। प्रोजेक्ट 1200 करोड़ का है, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज़ एम्बार्क्ड अपॉन एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू रीडेवलप साबरमती आश्रम, और अभी जो ये 5 एकड़ में फैला हुआ है इसे 55 एकड़ तक फैलाने का प्लान है, ठीक है। तो इट विल बी अ बिग ह्यूज आश्रम, ठीक है। प्रोजेक्ट विल इनकॉर्पोरेट एन एक्सपेंस ऑफ अबाउट 1200 करोड़, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? गांधी आश्रम मेमोरियल एंड प्रिसिंक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। गांधी आश्रम मेमोरियल एंड प्रिसिंक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें जो ओरिजिनल आश्रम की प्रैक्टिसेस थी, ओरिजिनल आश्रम की जो वैल्यूज थी, सिंप्लिसिटी, ऑस्टेरिटी, उन सबको मेंटेन किया जाएगा। इसके जो आर्किटेक्ट है इनका नाम है बिमल पटेल, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के भी आर्किटेक्ट है, हु इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिवैम्पिंग द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखो, ओरिजिनल आश्रम तकरीबन 120 एकड़ में फैला हुआ था व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917। उस दौरान 63 बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जिनमें से आज की तारीख में 43 बिल्डिंग्स आज भी है। अब गवर्नमेंट का क्या आइडिया कि इन सारी बिल्डिंग्स को दोबारा से उनके हेरिटेज लुक में रिस्टोर किया जाए, दोबारा से इन बिल्डिंग्स को मरम्मत की जाए, और इनमें जो फैमिलीज रह रही है आज की तारीख में उनको कहीं और रिलोकेट किया जाए। ये जो है ये पूरा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, वर्ल्ड क्लास मेमोरियल बने, तो विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जो कि गुजरात गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि हमने स्टोरीज के बारे में बात की कि कल और आज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हुए। अब बात करते हैं Q&A। तो आखिरी बार हमारी बात हो रही थी UPI को लेकर के, जब हमने बात की थी कि IMPS लिमिट RBI ने एक्सटेंड की थी फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख, और मैंने आपसे पूछा था कि UPI का फुल फॉर्म क्या है और इसे कब इंट्रोड्यूस किया। आप में से काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, और 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब आज का सवाल ये है कि आज OECD कंट्रीज़ के बारे में हम बात करें, तो आज OECD पे थोड़ी रिसर्च करते हैं। आप मुझे बताएं OECD में कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, कौन चीफ हैं, कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। थोड़ी सी ये रिसर्च करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करें, एंड आई विल टेक अ लुक एंड रिस्पॉन्ड टू इट टुमारो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।